चलिएगा, चैप्टर है हायर परचेज अकाउंटिंग। हाँ जी, बिल्कुल नया टॉपिक है, बिल्कुल आसान सा टॉपिक और 100% इन एग्जाम। मार्क्स वेटेज कैन नॉट बी डिफाइंड। 2 नंबर से लेकर 12 नंबर तक का क्वेश्चन, किसी भी लेवल का क्वेश्चन इस चैप्टर में से भी बन सकता है, जैसा कि प्रीवियस चैप्टर में से था। दोनों पेपर में क्या बोल रहे रिद्धि, एफए पढ़ रहे हैं अपन, एफए में दोनों पेपर कहां से आ गए? सर इनकम्प्लीट रिकॉर्ड में से भी 100% आएगा। 100% आएगा, बिल्कुल। अभी आप जो 2-3 चैप्टर पढ़ने वाले हो उसमें 100% एग्जाम में आएगा। इनकम्प्लीट रिकॉर्ड में भी ऐसा ही है। छोटे क्वेश्चन यानी 2 नंबर के ऑब्जेक्टिव से लेकर 12 नंबर तक की केस स्टडी बन सकती है। इन द सेम मैनर इस चैप्टर में से भी 2 नंबर से लेकर 12 नंबर तक की केस स्टडी बन सकती है, और बिल्कुल आसान चैप्टर है। इनकम्प्लीट रिकॉर्ड भी केवल प्रैक्टिस मांगता था, कॉन्सेप्ट बिल्कुल सिंपल था, 2 मेथड में अकाउंटिंग करनी थी। उसी तरह से ये चैप्टर भी बिल्कुल आसान है और 100% आपके पेपर में आएगा। देखिएगा, सबसे पहली बात, हायर परचेज, ये जो टर्म है ये क्या है? देखो, मेरी बात को समझना, पॉइंट क्या होता है थोड़ा पहले समझते हैं, फिर उसकी डेफिनेशन लिखेंगे। देखिएगा, ये एक पर्सन है मिस्टर ए, और ये एक पर्सन है मिस्टर बी। देखिए, मिस्टर ए जो है ना, उन्हें एक मशीन चाहिए बिजनेस करने के लिए। एक मशीन रिक्वायर्ड है। अब समस्या क्या है, मिस्टर ए के पास मनी नहीं है कि वो उस मशीन को परचेज कर सके। सेम मैनर में मिस्टर ए की क्रेडिट वर्थनेस भी नहीं है, यानी ये बैंक से जाकर लोन भी नहीं ले पा रहा है, क्योंकि लोन लेने की जो कंडीशंस हैं उनमें भी ये पूरा नहीं बैठता है। तो अब मिस्टर ए के सामने एक समस्या आ गई। समस्या क्या आ गई कि अगर उसे अपना बिजनेस करना है तो उसे मशीन चाहिए, मशीन को खरीदने के पैसे उसके पास नहीं है, तो अब वो क्या करे? तो मिस्टर ए अपनी समस्या को लेकर गया मिस्टर बी के पास। मिस्टर ए जो है वो अपनी समस्या को लेकर गया किसके पास? मिस्टर बी के पास, और उसने मिस्टर बी को अपनी ये समस्या बताई कि यार, मुझे एक असेट चाहिए ताकि मैं अपनी रोजी रोटी चला सकूं, मैं उससे अपना प्रोडक्ट बनाकर बेचूं, काम करूं, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि उस मशीन को खरीदने के पैसे मेरे पास नहीं है, और ना ही बैंक वाले मुझे लोन दे रहे हैं। क्या करूं यार, तू बता, कोई रास्ता बता कि क्या करूं। तो मिस्टर बी ने बोला, अच्छा बस इतनी सी ही चिंता है तेरी, तेरे को यही एक समस्या लग रही है कि तेरे पास ये मशीन नहीं है। एक काम कर, इसने मिस्टर बी ने मिस्टर ए को यहां भेजा। मिस्टर बी ने मिस्टर ए को बताया कि यार तू एक काम कर, ये एक मिस्टर सी है जो एक बिजनेस करते हैं। बहुत ध्यान से सुनना,
ये इनकी बिजनेस हाउस है। तू एक काम कर, कौन बोल रहा है? मिस्टर बी मिस्टर ए को समझा रहा है कि यार तू एक काम कर, तू मिस्टर सी के पास चला जा और मिस्टर सी तुझे इंस्टॉलमेंट पेमेंट के बेसिस पर एक असेट प्रोवाइड कर देंगे। यानी वो तुझे एक असेट दे देंगे, तू उस असेट को यूज करना और टाइम टू टाइम पर मिस्टर सी को क्या करते रहना, एग्रीमेंट के तहत कुछ वो रेंट डिसाइड कर देंगे या वो कुछ किस्तें बना देंगे, और तू क्या करना कि मिस्टर सी को टाइम टू टाइम क्या करते रहना, पेमेंट करते रहना। तो तेरी समस्या भी हल हो जाएगी कि तुझे असेट मिल जाएगी और तू मिस्टर सी को क्या करेगा, तू मिस्टर सी को इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करता रहेगा। लेकिन हाँ, ये मिस्टर बी ए को समझा रहा है, लेकिन सुन, तुझे गुड्स भले ही मिल गया है लेकिन ओनरशिप आज नहीं मिलेगी तुझे। क्यों? क्योंकि ओनरशिप तो तुझे तभी मिलेगी जब तू उस असेट के रेस्पेक्ट में सारा पेमेंट कर देगा। बोले एक तरह से तुझे वो असेट किराए पर मिल जाएगी, तू उस असेट को यूज करने का किराया देता रहे, और जिस दिन तू अपना 100% पेमेंट कर देगा, एग्रीमेंट के तहत पूरा फुल पेमेंट कर देगा, उसी दिन तुझे असेट की ओनरशिप दे दी जाएगी। नहीं रिद्धि, लोन नहीं हुआ ये। दिस इज नॉट कॉल्ड अ लोन। आपने असेट डिलीवर की है उसे। लोन इन कैश होता है, लोन कभी भी इन काइंड नहीं होता। ये मिस्टर सी पैसे नहीं दे रहा है, मेरे ट्रांजैक्शन को बहुत ध्यान से समझो। मिस्टर बी मिस्टर ए को बोल रहा है तुझे जो असेट चाहिए तू उसके लिए मिस्टर सी के साथ एक एग्रीमेंट कर ले। उस एग्रीमेंट के तहत मिस्टर सी जो है वो तुझे असेट प्रोवाइड कर देगा, पैसा नहीं दे रहा है। लाइन को फिर सुन लेना, लोन नहीं है। मिस्टर सी इसी तरह के बिजनेस में लगा हुआ है कि वो लोगों की स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग असेट खरीदता है और उन लोगों को किराए पर दे देता है। तो मिस्टर सी मिस्टर ए के साथ एक एग्रीमेंट कर लेगा, जिस एग्रीमेंट के तहत मिस्टर सी मिस्टर ए को असेट डिलीवर कर देगा जो असेट उसे चाहिए, और एक एग्रीमेंट कर लेगा कि भैया पीरियोडिकली तू इस असेट को यूज करने के बदले मुझे कुछ इंस्टॉलमेंट देता जा। लेकिन ओनर तू नहीं होगा, ओनर मैं ही रहूंगा, ओनर मिस्टर सी ही रहेगा। कब तक? जब तक तू अपनी सारी इंस्टॉलमेंट का पेमेंट नहीं कर देता है। ऐसा एग्रीमेंट जो ए और सी के बीच में हुआ, इसी एग्रीमेंट को बोला जाता है हायर परचेज एग्रीमेंट। हायर का मतलब होता है किराया और परचेज का मतलब हो गया खरीदना। आपने एक असेट किराए पर ले ली है जिसको आप यूज करना स्टार्ट कर दोगे फ्रॉम द डेट ऑफ एग्रीमेंट, एंड पीरियोडिकली आप उसका किराया देते रहोगे, और जब आप लास्ट इंस्टॉलमेंट पे कर दोगे तो आपको उस गुड्स का टाइटल मिल जाएगा, यानी ओनरशिप आपके पास आ जाएगी। तब तक, जब तक आप किराया पूरा नहीं दे देते हो, तब तक लीगल ओनर मिस्टर सी ही रहेगा, और आप केवल एज अ हायरर, यानी आप एक तरह से उस असेट को यूज करने वाले पर्सन कहलाओगे। तो ऐसा एग्रीमेंट जब ए और सी के बीच में हुआ तो इसी एग्रीमेंट का नाम पड़ा हायर परचेज एग्रीमेंट। वापस से सुनना, क्या मेरी बात समझ में आई? यानी ए और सी के बीच में एक एग्रीमेंट होगा, जिस एग्रीमेंट के तहत परचेजर को एग्रीमेंट के टाइम पर ही असेट या गुड्स डिलीवर कर दिया जाएगा। बट
the purchaser has only right to use the asset. इसे केवल उस asset को यूज करने का अधिकार है. And the price is payable in installment. Price is payable in installment, and every installment will be treated as higher charges. As per the terms of agreement, when all installments are paid by the purchaser, as per the agreement, when all installments are payable by the purchaser, the title or the ownership of the goods will be transferred to the purchaser. ऐसा ट्रांजैक्शन कहलाता है हायर परचेज एग्रीमेंट. बताइए क्या मीनिंग समझ आया? एक स्पेशल टाइप ऑफ एग्रीमेंट है जिसमें जो परचेजर यानी जो पर्सन होता है उसे एक असेट डिलीवर कर दी जाती है फॉर द पर्पस ऑफ यूज, और वो उसके बदले में इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करता है. जब वो लास्ट इंस्टॉलमेंट पे कर देगा तो उस समय उस असेट की ओनरशिप परचेजर को ट्रांसफर हो जाएगी. जब तक वो लास्ट इंस्टॉलमेंट पे नहीं करेगा तब तक वो केवल असेट का यूजर कहलाता है, ओनर नहीं बन पाता. तो इस तरह के ट्रांजैक्शन को हम बोलते हैं हायर परचेज एग्रीमेंट. क्या बोलते हैं? हायर परचेज एग्रीमेंट. आइए सबसे पहले हायर परचेज के मीनिंग को अपन लिख लें जो अपन ने ये बात की. इन दोनों के बीच में एक एग्रीमेंट बनाएंगे हम. सर पेमेंट पीरियोडिकली पीरियोडिकली होगा. बिल्कुल पीरियोडिक कैसा भी हो सकता है, एक फिक्स्ड पीरियड के बाद भी हो सकता है, और ये भी पॉसिबल है कि आपने एक फिक्स्ड पीरियड न चुनकर कुछ और पेमेंट सिस्टम चुना हो. जैसे पहला डेट वाइज कि भाई पहला पेमेंट 2 महीने बाद, दूसरा पेमेंट 4 महीने बाद. मतलब जो डिसाइड किया पीरियड ऑफ टाइम इन दोनों ने एग्रीमेंट में डिसाइड होगा ये कि क्या पीरियड ऑफ पेमेंट रहेगा, क्या एक इक्वल इंस्टॉलमेंट रहेगी, अनइक्वल रहेगी, सब कुछ ये सब कुछ एग्रीमेंट में डिसाइड होता है. आइए लिखना स्टार्ट करेंगे. पॉइंट नंबर 1 लिखें. हायर परचेज. हायर परचेज सिस्टम. हायर परचेज सिस्टम is a system. Hire purchase system is a system in which goods are delivered to the purchaser. At the time of agreement. Before the payment of price of goods. एक ऐसा सिस्टम जिसमें परचेजर को एग्रीमेंट के टाइम पर ही बिना गुड्स की प्राइस दिए आप असेट ट्रांसफर कर देते हो. However, सर अगर गुड्स को कुछ भी नुकसान हुआ तो ये अभी धीरे रुको, बहुत जल्दी आगे बढ़ गए आप.
2 मिनट पहले डेफिनेशन समझो, फिर इसके कॉन्सिक्वेंसेस समझेंगे हम आगे सारे। अभी कुछ नहीं, पहले अपन एक डेफिनेशन तो पढ़ें कि एक्चुअली में ट्रांजैक्शन क्या है। सारी चीजों पर चर्चा करूंगा मैं बहुत आराम से। However, the टाइटल ऑफ, टाइटल का मतलब समझते हो, ओनरशिप। ओनर टाइटल ऑफ द गुड्स, टाइटल ऑफ द गुड्स इज transferred after payment of all installments as per the hire purchase agreement. गुड्स की जो ओनरशिप है वो ट्रांसफर होती है जब एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग आप क्या कर देते हो, सारी के सारी इंस्टॉलमेंट्स का क्या कर देते हो, पेमेंट कर देते हो। इट इज a special system it is a special system of purchase and sale of goods under which purchaser has to pay price of goods in installment। ये एक बेसिक मीनिंग या बेसिक डेफिनेशन मैंने आपको बताई कि बेसिकली जो हायर परचेज एग्रीमेंट है वो क्या होता है, कि हायर परचेज एग्रीमेंट एक ऐसा एग्रीमेंट है जिसमें आप गुड्स को उसी समय डिलीवर कर देते हो, लेकिन जो गुड्स की ओनरशिप है वो तभी ट्रांसफर होती है जब आप गुड्स के रेस्पेक्ट में पूरा पेमेंट कर देते हो। यानी आपको पोजीशन तो मिल जाएगा, क्योंकि पोजीशन तो आपको उसी दिन मिल गया जिस दिन आपने ये एग्रीमेंट किया, लेकिन ओनरशिप आपको तब जाकर मिलेगी जब आप उस गुड्स की लास्ट इंस्टॉलमेंट का क्या कर दोगे, पेमेंट कर दोगे। लिखे सर ईएमआई पे ले रहे हैं एक तरह से। हाँ जी, लेकिन ईएमआई में ओनरशिप ट्रांसफर हो जाती है। अच्छा, स्टार्टिंग में हो जाती है। बिल्कुल, अगर आज आप कोई एसेट खरीद रहे हो जिसकी आप ईएमआई पे कर रहे हो तो ओनरशिप तो आपको तुरंत मिल गई ना उसकी। मान लो आपने एक मकान खरीदा, तो मकान आपके नाम पर रजिस्टर्ड हो जाता है और ईएमआई चालू हो जाती है आपकी। ऐसा थोड़ी है कि मकान का ओनर कोई और रहता है, लेकिन यहां मैं बात कर रहा हूं ओनर आप नहीं बनोगे, इसीलिए ये ट्रांजैक्शन उससे अलग होता है। ओनर आप तभी बनोगे जब आप उसका पूरा पेमेंट कर दोगे, ओनरशिप तभी आएगी आपके पास। और सर इसमें ब्याज भी नहीं होता ना? क्यों नहीं होता, बिना इंटरेस्ट के तो आपको कोई भी जना क्रेडिट पीरियड नहीं देगा। मिस्टर सी आपको क्यों दे देगा, बताओ, एक बात बताओ।
मिस्टर सी जो है वो एक असेट को 1 लाख में खरीद के लाया, अब वो आपको बोल रहा है कि आप धीरे धीरे पैसा चुका देना, तो फिर मिस्टर सी ने क्या कमाया अगर वो आपको 1 ही लाख में दे देगा? तो हाँ ये भी। मिस्टर सी कुछ तो कमाएगा ना, तो इंटरेस्ट तो पक्का पक्का होगा। लेटर ऑन बात करूंगा कि प्राइस का मतलब क्या है, या जो इंस्टॉलमेंट आप दोगे उसमें क्या क्या इंक्लूड होता है। अभी मैं सिर्फ ट्रांजैक्शन के डेफिनेशन के पार्ट को डिस्कस कर रहा हूं कि सबसे पहले ये समझो कि हायर परचेज ट्रांजैक्शन मार्केट में किस तरह से होते हैं। ये सबसे अलग इसलिए क्योंकि इसमें ओनरशिप एंड में होती है, ट्रांसफर ओनरशिप तभी पोजीशन। होगी जब आप पूरा पेमेंट कर दोगे आप, हाँ। तब तक ओनरशिप नहीं आती आपके पास। यस। इसका मतलब जानते हो क्या होता है कि अगर मान लो कल को आपने डिफॉल्ट कर दिया पेमेंट करते समय, मान लो आपको 6 इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करना था, आपने 4 इंस्टॉलमेंट पे कर दी, उसके बाद आप पे करने में फेल हो गए, तो चूंकि ओनरशिप अभी भी सी के पास है, वो इमीडिएटली आएगा और आपके गुड्स को उठाकर ले जाएगा। बैड डेट होने के चांसेस कम है। बैड डेट्स कहां आ गया बीच में? जहाँ तसल्ली रखो, पैसे। बैड डेट्स कहां आ गया बीच में? वो गुड्स ही उठा के ले जाएगा अगर आप उसको डिफॉल्ट करते हो तो। हाँ पैसे दिए नहीं। वो पूरी असेट उठाकर ले जाएगा। फिर आप बोलोगे हमारे 4 इंस्टॉलमेंट जो हमने दी वो तो किराया था, वो तो आपने जितने समय तक असेट यूज की उसका किराया भरा आपने, और चूंकि आपने लास्ट इंस्टॉलमेंट में इवन आपने 5 दे दी और छठी इंस्टॉलमेंट में डिफॉल्ट कर दिया, तो भी वो पूरा गुड्स उठाकर ले जाएगा आपके पास से। क्यों? क्योंकि अभी तक आपके पास ओनरशिप नहीं आई है, और आपने जो 5 इंस्टॉलमेंट दे दी वो ये माना जाएगा कि आपने एसेट को जितने समय के लिए यूज किया उसका किराया था ये। यानी पैसा भी गया और असेट भी गई, केवल किस वजह से? क्योंकि आप एक लास्ट इंस्टॉलमेंट पे नहीं कर पाए। तो डिफॉल्ट होने पर बहुत बड़ी समस्याएं आती हैं। तो इसीलिए ये ट्रांजैक्शन बहुत सोच समझकर किए जाते हैं बाजार में, क्योंकि अगर आप एक इंस्टॉलमेंट में भी फेल हो गए, कोई भी इंस्टॉलमेंट में फेल हो गए, वो गुड्स उठाकर ले जा सकता है उसी समय। क्यों? क्योंकि लीगल ओनर अभी भी वही है उस गुड्स का। लिखिएगा, कंडीशंस ऑफ हायर परचेज एग्रीमेंट। कुछ कंडीशन प्रिवेल कर रही है यहां पर, क्या क्या देखिएगा। पहला, गुड्स will be delivered goods will be delivered to the purchaser. Goods will be delivered to the purchaser लीजिए at the time of agreement। पहली कंडीशन, इस एग्रीमेंट की पहली कंडीशन है कि एग्रीमेंट के टाइम पर ही गुड्स हायर परचेजर को, यानी उस परचेजर को क्या हो जाना चाहिए? डिलीवर होना चाहिए। दूसरी कंडीशन, परचेजर has a right, purchaser has a right to use delivered। परचेजर के पास अधिकार है केवल और केवल उस डिलीवर्ड गुड्स को यूज करने का।
समझ रहे हो, डिलीवरी पर एग्रीमेंट की डेट पर ही हो जाएगी, लेकिन आपके पास राइट जो है वो ओनरशिप उसको केवल और केवल आप अपने पोजीशन में रखोगे और उसका यूज कर सकते हो। तीसरी कंडीशन क्या है इस एग्रीमेंट की? The price of goods will be paid in installment. जो गुड्स की कीमत का पेमेंट किया जाएगा वो किसमें किया जाएगा? इंस्टॉलमेंट में किया जाएगा। Every installment will be treated Rent. higher charges will be treated as higher charges of goods. हायर चार्जेस का मतलब एक तरह का रेंट ही हो गया। पॉइंट नंबर नेक्स्ट, if all the installments are paid, if all the installments are paid as per the terms of agreement, if all the installments are paid as per the terms of agreement, the title of goods is transferred by the seller to the buyer. अगर एग्रीमेंट की कंडीशंस के तहत आप सारी इंस्टॉलमेंट का पेमेंट कर देते हो तो गुड्स की जो टाइटल है यानी गुड्स की जो ओनरशिप है वो सेलर से बायर को चली जाती है। और लास्ट पॉइंट, if there is a default in the payment of any installment, if there is a default in the payment of any installment, the vendor will take away
the goods. The vendor will take away the goods from the purchaser. Without refunding amount received earlier. लीजिए, इस एग्रीमेंट में ये कुछ कंडीशंस होती हैं तभी इसे हायर परचेज एग्रीमेंट, यानी अगर ये सारी कंडीशन उस एग्रीमेंट में प्रिवेल करेंगी तभी वो एग्रीमेंट क्या कहलाएगा, हायर परचेज एग्रीमेंट कहलाएगा। समझ में आ रही है मेरी बात? क्या क्या बातें हो गई कि पॉइंट नंबर 1 कि गुड्स एट द टाइम ऑफ एग्रीमेंट डिलीवर होगा। दूसरा, प्राइस ऑफ गुड्स कब जाएगी, इंस्टॉलमेंट में जाएगी। जो परचेजर है उसे गुड्स में केवल और केवल यूज करने का अधिकार प्राप्त होगा। जैसे ही आप सारी इंस्टॉलमेंट दे दोगे आपके पास उस गुड्स की ओनरशिप आ जाएगी। और इन केस अगर आप डिफॉल्ट करते हो तो सेलर या वेंडर के पास एक राइट होता है कि वो उस गुड्स को आपसे वापस ले जाएगा विदाउट रिफंडिंग एनी अमाउंट अर्लियर पेड बाय द परचेजर। जो परचेजर ने पे कर दिया वो सारा अमाउंट तो गया, साथ ही साथ सेलर क्या करके ले जाएगा, आपसे असेट भी उठाकर ले जाएगा। लिखें पॉइंट नंबर 3। फीचर्स ऑफ हायर परचेज एग्रीमेंट। हायर परचेज एग्रीमेंट की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं या फीचर्स हैं वो क्या होता है। सबसे पहला फीचर होता है ट्रांसफर ऑफ पोजीशन ओनली। सर पेपर में ये ऐसे थ्योरेटिकल क्वेश्चन थोड़ी ना आता है। क्यों नहीं आएंगे, आ सकते हैं 8 मार्क्स में और इसमें 8 मार्क्स। देखिए क्या होता है, मैं आपको एक बात बताता हूँ। ऑनलाइन पेपर पैटर्न अभी मात्र एक अटेम्प्ट हुआ है आपका, है ना, पिछला वाला जो पेपर हुआ है जो प्रॉपर ABCD में था। अब बात ये है कि पेपर में क्या आ सकता है, भले ही ना आए बट आप समझो 8 नंबर में नहीं आए बट छोटे छोटे क्वेश्चन जो फिल इन द ब्लैंक्स आएंगे, वन वर्ड क्वेश्चन आएंगे, उनमें तो वो कुछ भी थ्योरी पूछ सकता है। मैं ये नहीं कह रहा कि इसमें से 8 नंबर का कोई थ्योरी उठ के आ जाए, कल को आ भी जाए तो भी हम कुछ नहीं बोल सकते उनको, क्योंकि देखिए अभी हमारे पास ऑनलाइन पैटर्न का एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस नहीं है। मात्र 1 और 2 अटेम्प्ट हुए हैं ऑनलाइन पैटर्न पर, तो हम नहीं कह सकते कि क्या चीजें आएंगी। बट हाँ, हमें हर चीज तैयार करनी होगी, चाहे वो उस टॉपिक से रिलेटेड कैसी भी थ्योरी हो, चाहे वो कैसा भी प्रैक्टिकल हो। इसीलिए मैं आपको पूरी थ्योरी भी लिखवा रहा हूं हर चीजों में, सारे चैप्टर में। जो चैप्टर जिस पॉइंट ऑफ व्यू से रेलेवेंट है मैं वो सारी बातें आपके साथ कर रहा हूं। ओके सर। ट्रांसफर ऑफ पोजीशन। हायर परचेज एग्रीमेंट का पहला फीचर होता है कि वेंडर केवल और केवल गुड्स का पोजीशन ट्रांसफर करता है, वो कभी भी उसकी ओनरशिप ट्रांसफर नहीं करता। लिखें
the vendor transfer only possession of the goods. The vendor transfer only possession of the goods to the purchaser. To the purchaser immediately after the contract. Immediately after the contract. गवर्निंग एक्ट, देखिए हायर परचेज ट्रांजैक्शन जो है वो हायर परचेज एक्ट 1972 के द्वारा गवर्न किया जाता है। यानी इसके ऊपर कौन सा एक्ट एप्लीकेबल होता है, जैसे ऑब्जेक्टिव में ही पूछ ले वो आपसे कि भैया हायर परचेज का जो एक्ट है वो किस एक्ट के तहत आता है, तो गवर्निंग एक्ट क्या है, तो लिखें हायर परचेज सिस्टम is covered under Hire Purchase Act 1972। तो इसके ऊपर जो एक्ट एप्लीकेबल होता है वो है हायर परचेज एक्ट 1972, और ये एक्ट सितंबर 1973 से फोर्स में आया था। बना था हायर परचेज एक्ट 1972 में, लेकिन जो प्रैक्टिकली मार्केट में आया, प्रैक्टिकली अप्रोच इसकी हुई, वो अप्रोच हुई थी सितंबर 1973 से। लिखें पॉइंट नंबर 3, इंस्टॉलमेंट्स। The goods are delivered by the vendor on the condition that purchaser should pay the amount. The goods are delivered by the vendor on the condition that purchaser should pay the amount in periodical installments. Periodical installments, ठीक है।
इस फीचर के साथ ही एग्रीमेंट बनाया जाता है कि भैया जो गुड्स वेंडर ने आपको डिलीवर किया है, तो वो जो गुड्स आपको डिलीवर हुआ है उसका जो आप पेमेंट करोगे, उस पेमेंट को हम क्या करेंगे, पीरियोडिकल इंस्टॉलमेंट में बांट देंगे कि भैया आपको इतने समय में या हर 6 महीने बाद या हर साल भर बाद आपको इतना इतना अमाउंट क्या करना है, पे करना है। सेकंड, ओनरशिप। ओनरशिप the ownership of goods, ownership of goods will be transferred to purchaser. Ownership of goods will be transferred to purchaser on the payment of last installment. ये लीजिए, जो ओनरशिप हायर परचेजर को जाती है वो कब जाती है, वो जाती है एट द टाइम ऑफ लास्ट इंस्टॉलमेंट। आप जब लास्ट इंस्टॉलमेंट का पेमेंट कर दोगे तभी क्या ट्रांसफर होगी, गुड्स की ओनरशिप। तो इस एग्रीमेंट के ये कुछ स्पेसिफिक फीचर्स होते हैं। एक फीचर और आप लास्ट लिख ले, रीपोजीशन। रीपोजीशन का मतलब होता है वापस ले जाना। इन केस ऑफ डिफॉल्ट, in case of default, in respect of payment, the vendor has right, the vendor has right to take the goods back. The vendor has a right to take the goods back without making any compensation. अगर कभी भी डिफॉल्ट कर दिया जाए परचेजर के द्वारा, तो भैया सेलर के पास एक अधिकार होता है कि वो कोई भी कंपनसेशन दिए बिना उस गुड्स को वापस से ले जा सकता है। तो जब आप अपने गुड्स को वापस ले जाते हो, उसी टर्म को यहां पर बोला जाता है रीपोजीशन ऑफ गुड्स, कि मैंने जो गुड्स आपको दिया था, इन केस ऑफ डिफॉल्ट मैं आपसे वो गुड्स वापस लेकर जा रहा हूं। इस सिचुएशन को हम क्या बोलते हैं, रीपोजीशन। तो आपने 3 पॉइंट पढ़ लिए, बेसिक डेफिनेशन ऑफ हायर परचेज एग्रीमेंट, फिर हायर परचेज एग्रीमेंट की कुछ कंडीशंस, एंड देन हायर परचेज एग्रीमेंट के कुछ फीचर्स।